मैथ्स मेनिया में बिल्कुल आपका स्वागत है। और सबसे पहली बात, हम उन तमाम 11th के स्टूडेंटों का वेलकम करना चाहते हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 10th पास करके 11th में अपना एडमिशन लेने की सोच रखा है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, जो पढ़ाई शुरू करना सोच रहे हैं, उन सब के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों या CBSE से, क्योंकि दोनों के लिए एक ही सिलेबस NCERT की बुक चलती है। तो आप एक बात ध्यान रखें, उनको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं ये इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से होता ये है कि जब बच्चे 11th में पढ़ने आते हैं, उसे तरह तरह की बातें समझा दी जाती है। कुछ बच्चों के मन में यह बात घर कर जाती है कि जैसे कि 11th की पढ़ाई को उतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाद में वो 12th में आते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ता है कि वो 11th के मैथ की बदौलत 12 का मैथ संभाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका मैथमेटिक्स कमज़ोर हो जाता है। तो मेरा कहना है कि आप सबसे पहले यह आवश्यक है कि आपको यह पता होना चाहिए कि हमको 11th में पढ़ना क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों के साथ होता यह है कि वो पढ़ने के दरमियान जो थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेता है, 12 में चला जाता है, उनसे पूछिए तो उनसे पता भी नहीं होता कि कितने चैप्टर्स पढ़ने थे और क्या क्या पढ़ना था हमें। इस तरह की बेवकूफ़ी आप नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा विश्वास इसलिए भी है क्योंकि आप अभी मेरे इस चैनल पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, या आपके उसी कोशिश का परिणाम है कि आप जानना चाहते हैं कि आप 11th में क्या क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स में। आपको 11th में मैथमेटिक्स में जो पढ़ना है, एक बार मैं फिर से बता दूं, बिहार बोर्ड और CBSE दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए हम बताने जा रहे हैं कि उनको क्या क्या पढ़ना है। चूँकि दोनों की पुस्तक एक ही होती है, NCERT की। और एक बात इसी बीच में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे बुक के चयन में कंफ्यूज करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो सिलेबस आपके लिए तैयार किया गया है, जो संस्थान आपको यह प्रमाण पत्र देती है, आपको शिक्षित होने का प्रमाण पत्र देती है, उन्होंने जो आपके लिए प्रोवाइड किया सिलेबस, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ निजी राइटर्स जो प्राइवेट राइटर होते हैं, उनकी किताबों में कुछ इधर हेर फेर दिख सकता है, उनके पीछे कारण होता है। आप एक बात समझिए, किसी भी राइटर को अगर वो अपनी किताब लिख रहा है तो उनके पास एक समस्या होती है कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अलग नए नए प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से आप डिफरेंट टाइप के अलग अलग सवाल देखने को मिलते हैं। तो वो उनकी मजबूरी होती है। लेकिन एक कॉमन जो बातें सबको सीखनी है, इसके अलावा दुनिया की सारी बातें आप सीखिए, वो नहीं, कम से कम ये बातें तो आपको आनी चाहिए। अब ये है कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में आते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो चैप्टर आ रहा है वो है सेट्स। सेट्स को हिंदी में समुच्चय भी बोलते हैं। अब देखिए, समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी पर बेस्ड एक चैप्टर होता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस सब से वाकिफ हो गए। पहले पुराने सिलेबस में बिहार बोर्ड में 9th में ही स्टार्ट कर दिया जाता था, लेकिन फिलहाल अभी CBSE और NCERT ने जो इसे स्टार्ट किया है 11th में आकर के। तो 11th में पहला चैप्टर आपको मिलेगा सेट्स। इसमें आप सेट्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर दूसरे स्थान पर है, और ये दूसरा चैप्टर जब आप सेट्स पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा ये रिलेशंस एंड फंक्शन। उसके बाद तीसरा चैप्टर के रूप में आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी आप लोग जिसको ट्रिगोनोमेट्री करके पढ़ते हैं, वो यहाँ स्टार्ट आपका 11th में जो स्टार्ट होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में स्टार्ट होगा। उसके बाद का चैप्टर, अभी तक आप 3 चैप्टर के बारे में सुने, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आप धीरे धीरे दिमाग को एडजस्ट कर लीजिए, पढ़ाई तो करनी है, आपको पता होना चाहिए हमें क्या क्या करना है। ऐसा हम इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि अगर बच्चों को पहले से पता नहीं होता है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, शुरुआती दौर में कुछ चैप्टर्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, बाद में उन्हें पता ही नहीं रहता हमको क्या क्या और पढ़ना है, जिसकी वजह से उन्हें समस्या हो जाती है। और मैं साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि किस चैप्टर का 12th में क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोगिता है। अगर आप ये पहले से जानते रहेंगे कि इन चैप्टरों का 12th में बहुत योगदान है, तो उसे आवश्यक रूप से पढ़ेंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो चौथा चैप्टर आपको दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत,
ये हिंदी मीडियम के बच्चे भी के लिए भी ये बिल्कुल नया नाम होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर के आता है। ये पहली बार आप लोग इनसे परिचित हो रहे होंगे, लेकिन इसका फायदा आपको इन लाइफ इन फ्यूचर बहुत बेहतरीन ढंग से होने वाला है। इसलिए ये जो चौथा चैप्टर आपके सामने आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बाद पांचवा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ कुछ किताबों में इसे अलग अलग चैप्टर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसे इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में भी पढ़कर आए होते हैं, यहाँ वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आपको सिखाया जाएगा जहाँ हम लोग जिसका नो सॉल्यूशन लिखकर बढ़ जाते थे, जिसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाता था और आप रोक देते थे। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक नया चीज लाता है आपके लिए। पांचवा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद आता है लीनियर इनइक्वलिटीज। आप लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज बचपन में कुछ चैप्टर्स में कुछ बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो छठा चैप्टर 6th चैप्टर में आप पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज, रैखिक असमीकाएं। इक्वेशन से अलग जो पढ़ना होता है लीनियर में, वो आपको लीनियर इनइक्वलिटीज में पढ़ना पड़ेगा। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे सिलेबस को ईमानदारी से देखेंगे तो लीनियर इनइक्वलिटीज को में एक जो नयापन है वो आपको काफ़ी प्रभावित करेगा। बहुत कुछ आपको नया नया सीखने को देगा। इसलिए आप 6th चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज। उसके बाद है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बिल्कुल नया चैप्टर, लेकिन मज़ेदार। मैं इसलिए मज़ेदार कह रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप तमाम तरह के प्रश्न, कंपटीशन में कई तरह के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न जो आपको लगता होगा असंभव है सॉल्व करना, उसको आप परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, नए आर्म्स के रूप में, नए हथियार के रूप में एक चैप्टर आपके सामने होगा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसके बाद पढ़ना है आपको बायनोमियल थ्योरम्स। देखिए बिल्कुल ये जब आप 12th में साइंस में मैथ्स ले लेते हैं तो आप अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं कि अब आपको लगता है कि आपको मैथमेटिक्स में कुछ करना है। मैथमेटिक्स की दुनिया को बेहतरीन ढंग से जानने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे हैं जिसको कि आप डायरेक्ट याद करके आए हैं। बायनोमियल थ्योरम जानने के बाद, पढ़ लेने के बाद आपको वो फॉर्मूले डिराइव करने की क्षमता आ जाती है आप में, और आपको लगेगा कि आप बहुत बेहतरीन चैप्टर पढ़े और इससे आपका स्ट्रेंथ और मजबूत होगा, आपकी ताकत आपके अंदर और पावर बढ़ेगा मैथ को लेकर के। उसके बाद है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो आप देखिए ये चैप्टर आप 10th में पढ़ के आए होते हैं। 10th के एनसीईआरटी में भी स्टार्ट हो जाता है, वहाँ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके स्टार्ट है, लेकिन उससे ऊपर उठ करके आप सीक्वेंस एंड सीरीज में बातें, कुछ नई बातें सीखेंगे। चूंकि अब 11th में आए तो 10th के स्टैंडर्ड से तो बड़ी बातें होंगी ही, लेकिन आपको मैं इसलिए पहले बता था कि ये आपसे पहले से पढ़ के आए हैं तो इससे रिलेट करने में, जुड़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी से जुड़ पाएंगे। उसके बाद पोर्शन आता है 10वां अध्याय है स्ट्रेट लाइंस। आप देखिए स्ट्रेट लाइंस चैप्टर आपको इतना खूबसूरत ढंग से पढ़ने को इसमें मिलेगा। बहुत सारी चीजें, ये प्योरली बेस्ड होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, जो कि आप 10th में भी कुछ पढ़े होते हैं। तो 10th में जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं उसी को आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसके बाद एक बिल्कुल नया सा और खास करके इंजीनियरिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूजफुल चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, जिससे आप नए प्रकार के सवाल सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें आप पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बिल्कुल आपके लिए नया होगा। और उस नएपन के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिलेबस को तैयार किया गया है। तो एनसीईआरटी की बुक में आप कॉनिक सेक्शन पढ़कर बहुत और फिर कुछ एक स्टेप आगे बढ़कर देख पाएंगे, मैथमेटिक्स से जुड़ पाएंगे। उसके बाद जो चैप्टर 12वां चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आप जानिए कि अभी तक जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में जो आपने स्टार्ट किया वो 2D था, 2 डायमेंशनल। उसमें लेंथ ब्रेथ वाली बातें होती थी लेकिन हाइट नहीं होती थी। अब 3D का अध्ययन आप स्टार्ट करेंगे, इसीलिए इसने कहा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मतलब
3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ मिलेगा, और इसके बाद फिर आगे 12th में भी पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि 3D अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ नहीं पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक समस्या होगी कि 12th की बात है, कुछ कम समझ में आएगी, समझ में ही नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, आप लोगों ने नाम सुना होगा कैलकुलस। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसको हायर एजुकेशन में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना होता है, अदरवाइज आपका बहुत अच्छा खासा पोर्शन चूक सकता है। आप साइंस समझने में आपसे भूल हो सकती है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए आप अगर साइंस फैकल्टी से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें लगता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव तो किसी भी हाल में नहीं चूकना चाहिए। उसके बाद एक चैप्टर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इस चैप्टर के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको आपके समझने की क्षमता को डेवलप करेगा, और इस समझने की क्षमता को डेवलप करने में ये बहुत सहायक होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूलाज नहीं होता है, सिंपल सा चैप्टर। इसको आप पढ़ करके भी सीख सकते हैं बिना कॉपी कलम लिए भी, इस तरह का ये चैप्टर है। लेकिन आप मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपके लॉजिक तर्क की क्षमता जो होती है, सोचने की क्षमता जो है बिल्कुल बढ़ जाएगी। आपको क्वेश्चंस पढ़ के समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें लॉजिकली आपको हर अलग अलग स्टेटमेंट को समझने के लिए बाध्य करता है और समझाता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद आपका स्टेटिस्टिक्स आता है, जो कि आप 10th में 9th 10th में पढ़ के आते हैं, जिसमें मीन मीडियन मोड, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स तो आप पढ़ के आए हैं, उसके बाद का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो वो भी आप पीछे से पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी के लिए अलग बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे थे वो क्यों स्टार्ट किए थे, और धीरे धीरे आगे चल करके आपको ये और बेहतरीन बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उस मदद के लिए आपको 11th का ये चैप्टर पढ़ना है। अभी तो मैंने आपको समझाया कि ये कुल मिलाकर आपके पास यह 16 चैप्टर NCERT देती है, जिसमें कि आपको पढ़ाई करनी है। अब मैं कुछ उन चैप्टरों की बात करता हूँ जिसको पढ़ना निहायत ज़रूरी है, जिसको आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। इसकी वजह अब देखिए कि आपको मैं तो पहले सलाह दूंगा कि सिलेबस में कोई चैप्टर छोड़ने लायक नहीं होता। अगर छोड़ने लायक होता तो वो सिलेबस में शामिल ही क्यों करते। और एक बात आपको ध्यान देना होगा, किसी निजी राइटर ने जो बुक लिखा वो उसका निजी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो राइटर NCERT जो तैयार हुआ वो किसी एक आदमी के द्वारा, एक राइटर के द्वारा, एक मैथमेटिशियन के द्वारा लिखा गया नहीं है। इसमें कई सारे एक्सपर्ट मिल करके बच्चों के मनोभाव को, क्षेत्र को, समाज को और हमारे देश के वातावरण को, सारी बातों को देखकर उन्होंने सिलेबस तैयार किया। बहुत ही बेहतरीन सिलेबस तैयार किया गया है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर जरा भी आपको शक है तो आपको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। मैं आपको एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद बताता हूं कि हम लोगों ने ये महसूस किया है कि ये चैप्टर बिल्कुल बहुत सधे ढंग से तैयार किया गया है। NCERT बुक की एक और विशेषता मैं आपको बताता हूं। अगर आप किसी भी क्लास में NCERT बुक पढ़ते हैं, बहुत गहराई से पढ़िए, एक एक वाक्य का अध्ययन करके, एक एक सेंटेंस को समझ कर आगे बढ़िए। वो देखने में बहुत छोटी सी किताब होती है, लेकिन उसके प्रत्येक वाक्य सूत्र की तरह, फॉर्मूला की तरह, मुख्य बातों की तरह समाहित है। उनके एक एक बात को अगर आप समझ कर आगे बढ़ते हैं तो इन फ्यूचर आप किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो नौकरी के लिए किसी कंपटीशन में जाए, या अच्छे एजुकेशन के लिए किसी कंपटीशन में जाए, या इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये इन सब क्षेत्रों में, या जिन क्षेत्रों में जाते हैं, उन्हें NCERT की बुक बहुत मदद पहुंचाती है। मुझे भरोसा है आपको मेरी बात समझ में आती होगी। और लाख बड़ी बड़ी किताबें, अलग अलग किताबें पढ़िए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेना देना इस बात से कि आप NCERT अवश्य पढ़िएगा। NCERT आपको पूरी तरह से मजबूत बनाने में, आपका पिलर, नींव रखने में बहुत कारगर साबित होती है। इसलिए अब दूसरे पक्ष जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले अगर 11th में आप पढ़ने के व्यू से आप सिलेबस देख रहे हैं तो आप अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए कि आप जितनी मेहनत 10th में किए, वो मेहनत करने का ढंग और यहाँ मेहनत करने के ढंग में बदलाव लाना होगा, वो तरीका बदलना होगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो 16 चैप्टर आपके सामने होगा, वो 16 चैप्टर डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट थीम्स पे आधारित है। और ये सारा चीज आपको 11th में सीख लेना है, ताकि 12th में जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे जो कनेक्शन होगा वो टूटे नहीं। देखिए एक्चुअली सेट्स जो है, जितने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो स्टडी होता है, उसमें
सेट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जानिए रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो सेट्स आपको मदद करेगा। अगर आप सेट्स की समझ नहीं है तो रिलेशन फंक्शन नहीं समझ सकते हैं, और रिलेशन फंक्शंस की समझ नहीं है तो ना तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के आगे और उसकी आगे की बात समझेंगे, और ना ही रिलेशन फंक्शंस के जानकारी के अभाव में आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव समझ पाएंगे, और ना ही आप सेट्स के जानकारी के अभाव में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ पाएंगे। तो आप जान सकते हैं कि इसके एक नहीं पढ़ने से कितनी तरह की परेशानियां हो सकती है। इन परेशानियों से बचना है। मैं जानता हूं वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन बात जरूरी है, इसलिए मैं तेजी से बताता जा रहा हूं कि आपको इन सारी बातों को सुनना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बिना पढ़े बिना समझे अगर वो पढ़ते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है हमने खो दिया, और फिर वही बात होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं बता रहा था कि सेट्स ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर इग्नोर करेंगे तो कई चैप्टर इससे प्रभावित होंगे, रिलेशंस एंड फंक्शन प्रभावित होंगे, इसी वजह से ये प्रभावित हो जाता है। और साथ ही साथ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव फंक्शन नहीं समझ होने के, फंक्शन की समझ नहीं होगी तो ये फंक्शंस प्रॉब्लम देगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम होंगे। और सेट्स डायरेक्ट जो प्रभावित करता है वो है प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब सेट्स का ख्याल रखना चाहिए। प्रकार आप सेट्स की उपयोगिता समझ गए। और रिलेशंस फंक्शन के बारे में मैंने कहा कि रिलेशंस फंक्शंस की समझ में आप जान लीजिए फंक्शंस को समझना इतना आवश्यक है कि बहुत सारे, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इस फंक्शन को समझने के बाद फंक्शंस का ही लिमिट और डेरिवेटिव निकलता है। तो कुल मिलाकर के ये पहला, दूसरा, तीसरा, 13वां और 16वां कनेक्टेड है। आप इन सब चीजों से प्रभावित हो जाते हैं अगर इससे बेहतर ढंग से नहीं पढ़ते हैं। एक स्वतंत्र चैप्टर आपके सामने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता दूं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है और आगे जो पढ़ना है उसके बीच की ये कड़ी है। अगर ये गायब होता है तो आप आगे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको 12th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नहीं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने होते हैं। तो सीधा आप फंक्शंस जान रहे हैं, उसका इनवर्स पढ़ने को मिले तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए भूल से भी इसे भूलिएगा मत, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, और मुझे पता है अब आपकी परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बिल्कुल अलग सा चीज है। प्रिंसिपल ये एक सिद्धांत देता है, लेकिन वही सिद्धांत कई बड़े बड़े सवाल को जब आप सॉल्व करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स का फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकालते हैं पहले सिद्धांत पर आधारित, तो उस समय आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेना पड़ता है। कई फॉर्मूला, जिससे कई चीजें, इसमें एक बात होती है, इसमें किसी चीज को जनरलाइज करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही सहारा लेना पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सीखने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं। लेकिन इसका सीधा संबंध किसी चैप्टर से सीधा नहीं होता है, लेकिन बैक से आप जब जाते हैं तो उसको बीच बीच में उसकी जरूरत पड़ेगी। उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय आपको पछतावा होगा कि उस समय आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जो कि दिमाग को एक्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल नंबर सिस्टम आप अक्सर देखते होंगे, बचपन से जब किताबें आती है तो पहला चैप्टर रियल नंबर, नंबर सिस्टम ऐसा ही कुछ होता है। आपको मैं बता दूं कि रियल नंबर सिस्टम जहां रुक जाता है, जहां रुकता है, उसके बाद शुरू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम। यानी जिस प्रकार आप समझते होंगे कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर होता है, होल नंबर से बड़ा रियल नंबर होता है, रियल नंबर से भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि ये रियल और रियल के परे जाकर के भी सोचता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना एकदम बिल्कुल रोचक है, बिल्कुल ही नई चीज़ है जो आपको देता है आगे की दुनिया में आपको सर्वाइव करने के लिए मदद करेगा। तो किसी भी हाल में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ना है। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि अब जब इसे सीख चुके होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपर लेवल का सवाल जो रुक जाता था, जो इमेजिनरी सॉल्यूशन हो जाता था, उसका भी सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। वो इमेजिनरी ही सही, लेकिन सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज इसलिए पढ़ना आवश्यक है। आप इक्वेशन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इनइक्वेशन जो होता है, इनइक्वालिटीज जो होते हैं, वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आप सामान्य रूप से सारे लोग इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करते हैं सवाल, जिसकी वजह से कई सवालों में बाधा होती है। जब इनइक्वालिटीज होता है उसमें कुछ खास नियम है, कुछ चीज़ें तो इक्वेशन की तरह जुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इक्वेशन में अगर कोई निगेटिव चीज़ से आप निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करता है। ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख के आना होता है। अगर इसके बारे में आप नहीं सीखेंगे आगे कमज़ोर रह जाएंगे। ये मेरा मानना है, मेरा ही नहीं मानना, NCERT भी बताता है, क्योंकि ये चैप्टर इसीलिए शामिल किया गया। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल नए तरह का सवाल है। ये परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस बहुत
वैसी चीज़ों को सॉल्व करने में मदद करता है जिसको आप मुंह से काउंट नहीं कर सकते हैं, वो काउंटिंग ये निकाल सकता है बहुत आसानी से। तो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस तरीके पर नंबर ऑफ वे को बहुत आसानी से सामने लाता है, और इसके बल पर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के बल पर हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। और अगर हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे तो और भी समस्याएं होंगी कि प्रोबेबिलिटी आगे के चैप्टर में सीधे कनेक्ट होगा। तो परमुटेशंस का संबंध यहाँ की प्रोबेबिलिटी से है, यहाँ की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करती है। तो इसका मतलब परमुटेशंस अगर प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं, उसके मिसलेनियस और अच्छे अच्छे एडवांस क्वालिटी के सवाल आप इसी के कारण नहीं बना पाएंगे। बायनोमियल थ्योरम, मैंने स्टार्ट में भी बताया, बायनोमियल थ्योरम आपको फॉर्मूला तैयार करने में मदद करता है। तो और इसे पढ़ने के बाद अब कई ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें भूल जाने का आपको डर रहता है, वो भूलेंगे नहीं। और बायनोमियल थ्योरम को समझने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझना होता है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बायनोमियल थ्योरम को समझने में मदद करेगा और प्रोबेबिलिटी को भी समझने में मदद करेगा। इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के दोहरे तेहरे फायदे हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बायनोमियल थ्योरम के बाद आपको पढ़ना सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चूंकि 10 से पढ़ के आए हैं और ये अलग प्रकार का सवाल है, ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। आपको ये, मैं ये नहीं कहूँगा इसे पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन ये अपने तरह से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपको इसके बारे में पता होगा कि इसके पढ़ने से कितनी तरह की कितनी क्या क्या फायदा इससे होता है, और उस फायदा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस जो आपको, आप जब ज्योमेट्री स्टार्ट किए होंगे उस समय जो आप लाइन सेगमेंट, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये सब पढ़ के आए, उसके बाद ये इसमें स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको मदद करेगा। और एक बात बताते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोगी चैप्टर स्ट्रेट लाइन्स होता है। आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा मकान बना दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े मकान को लोग कागज़ पे तैयार कर लेते हैं, उसके पीछे ज्योमेट्री का हाथ होता है। ये ज्योमेट्री ही है जो उसको सॉल्व करने में मदद करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट उसको और इजिएस्ट बनाता है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम है उस पर आधारित होगा, और इसमें आप किसी लाइन का स्लोप, किसी लाइन का परपेंडिकुलरिटी, किसी लाइन के पैरेलल होने का, किसी लाइन का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का, मतलब सब गुण को आप पढ़ सकेंगे, आप बहुत आसानी से उसके बारे में समझ सकेंगे। कॉनिक सेक्शन, तो कॉनिक सेक्शंस का बहुत सीधा संबंध आपको इंजीनियरिंग के सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में आपको मिलेंगे। तो आप इसको अगर तैयार नहीं करते हैं तो आगे चल करके साइंस में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप जानिए केपलर्स लॉ, जब आप फिजिक्स में केपलर्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ग्रह जो है, कोई भी ग्रह जो है वो इलिप्टिकल मोड में मूव करता है, इलिप्स के हिसाब से मूव करता है, तो वो कॉनिक सेक्शन है। तो वहाँ की जो समझ है, यह अगर नहीं पढ़ा हुआ है वहाँ भारी लगेगा। वहाँ फिर टीचर चूंकि वो साइंस के होंगे तो वो मैथ तो पढ़ाएंगे नहीं आपको, उस क्षेत्र में फिर मैथ नहीं, साइंस भी नहीं समझ में आएगा। इस तरह से आपको अगर यहाँ नहीं समझते हैं तो फिजिक्स में परेशानी होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सीरियसली आपको ये पढ़ना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। किसी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आप समझिए कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा। आप 2D में प्लेन को 2 भाग में बांट देते हैं, लेकिन 3D क्या करता है, स्पेस को 8 भागों में बांट देता है। वहाँ यहाँ क्वाड्रांट होता है, वहाँ ऑक्टेंट होता है। तो बहुत सारी बातें नई होगी, और इसको आप समझिए, जब भी कोई चीज़ नई पहली बार पढ़ाया जा रहा हो तो उससे आप इग्नोर कभी मत करें। जैसे फर्स्ट क्लास, किसी भी चैप्टर का पहला क्लास कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को। उससे क्या होता है, शुरू से ही वो उस चैप्टर में पिछड़ता चला जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जरूर पढ़ें। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को आप इस तरह से देखिए कि कैलकुलस नाम अगर आपने सुना होगा तो उसकी शुरुआत, वो जो नींव पड़ती है यहाँ से पड़ती है, हालांकि रिलेशन फंक्शंस से कनेक्ट होता है सीधा। कैलकुलस टोटली डिपेंड करता है फंक्शंस पर। तो फंक्शंस का लिमिट और उसका डेरिवेटिव निकालने का जो शुरुआती दौर है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। इसे नहीं समझेंगे 12 में बहुत परेशानी तो नहीं, वहाँ फार्मूला से शुरू होता है, लेकिन सारे फार्मूले आए कहाँ से, वो यहीं से आते हैं। तो अब 12 में कुछ बच्चे जाते हैं, रट लेते हैं फार्मूला, सवाल बनाने लगते हैं। बन तो जाता है सवाल, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट उतना बेहतर नहीं होगा जिसने जो यहाँ से 11 से पढ़ के गया हो। हर फार्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं। तो इसलिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसे समझ लीजिएगा एक मंत्र की तरह, क्योंकि कैलकुलस ही कमजोर हो जाएगा, कैलकुलस में ही आपका कॉन्सेप्ट कमजोर हो जाएगा, इसलिए इससे बचिएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि सिंपली एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लॉजिकली सोचने, समझने और स्टेटमेंट को गहराई से देखने के लिए सिखाता है। आप इसे ओरली भी पढ़ सकते हैं किसी क्लास में, लेकिन सीरियसली अगर आप हल्के अंदाज में भी उसे पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ढंग से इसको कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का क्या है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आप
शुरू से पढ़ते आए हैं उसी का थोड़ा सा आगे का रूप है। और ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, अकाउंट्स में ये सब चीज़ें बहुत लोगों को पढ़ना पड़ता है। आगे साइंस में इसको रोक दिया जाता है, इसको कम पढ़ने के लिए मतलब कम हो जाता है आगे चल करके, लेकिन फिर हायर एजुकेशन में मिलता है, लेकिन बीच में, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसे इग्नोर करने से आपको ये डायरेक्ट 12 में कनेक्ट नहीं है, क्योंकि 12 में ये चैप्टर ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ लिए रहेंगे तो किसी भी हाल में घाटा नहीं लगेगा। और प्रोबेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सामान्य सी चीज़ें हैं। यहाँ बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। यहाँ सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया गया होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करते हैं तो समझिए कि 12 में बहुत बड़े पोर्शन को, क्योंकि 12 में सीधा जो सवाल आता है, एक लॉन्ग सवाल जो भी आप टच करेंगे, इससे हूबहू सवाल आता है, इसमें कोई बहुत तब्दीली नहीं होती है। और अगर बहुत आसानी से अगर समझे हुए हैं तो एग्जाम में बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं बिहार बोर्ड के बारे बच्चों को एक निहायत मजबूत किस्म की सलाह दे रहा हूं। वो याद रखिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ाई करने लगे हैं, आप में ऑब्जेक्टिव का 50% क्वेश्चन आने लगा है। और एक बात ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव में तो ऑप्शन होता था कि इसका नहीं बना के इसका जवाब दे दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा कि इस चैप्टर को इग्नोर मार दें, क्योंकि हर चैप्टर से पोर्शन से क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा। हालांकि वो कई संख्या बढ़ा दी जाती है, 50 में से 100 में से 50 कर दिया गया है, लेकिन हर बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर कोरोना के कारण बहुत सारी तब्दीली आई है सिलेबस में, लेकिन आपको पढ़ने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि आपको सिलेबस में जितने भी चैप्टर आए हैं उसको ईमानदारी से, खास करके एनसीईआरटी के एक अच्छे विद्वान लोगों के द्वारा, विद्वान शिक्षकों के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि आप एनसीईआरटी को फोकस करें। क्यों? उसकी यही वजह है कि ये सिलेबस बहुत सधा हुआ सिलेबस होता है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बिहार बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के जो भी बच्चे 11th में आए हैं उन्हें मेरा ये वीडियो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, उनके समझने के लिए। उन्हें और अगर किसी विशेष प्रकार की परेशानी होती हो तो आप मेरे चैनल के नीचे वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख देंगे, ताकि मैं अलग तरह का भी वीडियो आपको बनाकर आपके लिए हेल्प करूं। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।